यश भारत प्राइम टाइम के आशीष शुक्ला में आज लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने जबलपुर के प्रतिष्ठित अखबार हिंदी एक्सप्रेस के संपादक और वर्षों से जबलपुर की राजनीति और महाकौशल की राजनीति में पैनी निगाह रखने वाले हिंदी एक्सप्रेस के प्रधान संपादक रविंद्र वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। रविंद्र वाजपेयी जी से हमारा सीधा सवाल यह चुनाव जो देख रहे हैं ऐसा लगता है नीरस चुनाव है, तो ये नीरस मेरे को बार महसूस हो रहा है कि आपको भी हो रहा है? नहीं, नीरस आपने सही शब्द का उपयोग किया है। पूरी तरह से नीरस चुनाव है, कहीं भी उत्साह परिलक्षित नहीं हो रहा है। और आश्चर्य की बात है कि दोनों प्रमुख दलों के जो प्रत्याशी हैं, अभी भी कुछ महीने पहले हम लोगों ने विधानसभा चुनाव देखा था और उस चुनाव में जिस तरह का उत्साह दोनों तरफ से दिखा गया, और साथ साथ में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मतदाताओं में भी जो उत्साह था उस चुनाव को लेकर, जो उत्सुकता थी, गली गली चौराहे पे हर जगह जहां भी चार लोग बैठते थे चर्चा होती थी चुनाव के परिणामों के बारे में, लोग अपने अपने आकलन प्रस्तुत करते थे। किंतु इस बार पूरी तरह से वह वातावरण नदारत है, इसके जो भी कारण हो, किंतु ये बहुत ही आश्चर्यजनक एक बात है कि देश की नई सरकार का फैसला होने जा रहा है और जबलपुर जैसा राजनीतिक चेतना संपन्न शहर या जिला जिसको हम कहें, जहां पर इस चुनाव को लेकर के एक तरह की उदासीनता मुझे दिखती है, तो जो या तो लोगों का राजनीति से मोह भंग हो गया है या राजनीतिक दलों में भी इस चुनाव को लेकर के उत्साह नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये कहना उचित भी नहीं होता, किंतु कहीं ना कहीं दोनों तरफ से इनमें क्या प्रत्याशियों का भी भूमिका है आपको चुनाव नीरस? निश्चित रूप से देखिए, प्रत्याशी जो है वो बारात में दूल्हे की तरह होता है। जी। यदि दूल्हा ही ठीक से सजेगा नहीं तो बारातियों में कहां से उत्साह आएगा? तो प्रत्याशी को तो कहीं ना कहीं मैदान में आकर के अपनी सक्रियता अतिरिक्त रूप से दिखाना पड़ती है, एक आक्रामकता दिखानी पड़ती है, लोगों को ये बताना पड़ता है कि मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। यदि आप में आत्मविश्वास है तो भी अपनी सेना को तो कम से कम उसकी हौसला अफजाई करने के लिए प्रत्याशी को निरंतर बहुत मेहनत के साथ, सक्रियता के साथ सामने आना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि चुनाव में अभी तक तो नहीं नजर आया। दोनों प्रत्याशियों की भूमिका कहीं ना कहीं नीरस चुनाव में महत्वपूर्ण है। पता नहीं, मुझे इसका कारण नहीं समझ में आता। हालांकि चुनाव लड़ने के पहले तो जो चुनाव लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है। कांग्रेस निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में निराशा भी थी, हताशा भी थी, लेकिन उसके बाद भी उनके जो प्रत्याशी दिनेश यादव, उनकी इस बात के लिए प्रशंसा भी हो रही है कि उन्होंने इस बुरे वक्त में जब अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ कर जा रहे हैं, तब दिनेश यादव ने एक साहसिक कदम उठाया और एक प्रत्याशी बनकर के एक जोखिम भी उठाया। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो आशीष दुबे जी जो कि अपने विजय के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है, उनकी पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, नरेंद्र मोदी का जादू जो है वो सिर चढ़ के बोल रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। किंतु उसके बाद भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी या उसका कैडर भी अंदर अंदर कुछ काम हो रहा हो तो वो दिखता नहीं है, लेकिन जो कि मैदानी दिखना चाहिए। और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि यदि प्रधानमंत्री का रोड शो ना हुआ होता या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर में नहीं आए होते, तो इस चुनाव में जो थोड़ी बहुत गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी की दिख रही वो भी शायद हमें देख नहीं मिली। तो ये अपन माने कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार थी जितनी वोटों से, वो हार घटेगी बढ़ेगी कि कैसे आप उसको? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मतदान का प्रतिशत कैसा होता है। यदि विधानसभा चुनाव जैसा उत्साह रहा और भारतीय जनता पार्टी जो ये दावा कर रही है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद हिंदुत्व की लहर और तेज हुई है, सनातन का प्रभाव और बढ़ा है, यदि ऐसा होता है तो कई बार ऐसे उदासीन चुनाव में एक अदृश्य लहर होती है जो कि नजर नहीं आती, मतदाता बोलता नहीं है और चुपचाप जाकर के वोट करता है। या फिर हम ये कहें कि आजकल हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण या इंटरनेट के कारण खबरों का प्रवाह इतना ज्यादा तेज है कि मतदाता को इतना ज्यादा राजनीति के बारे में जानकारी दूसरे स्रोतों से मिलती है कि वो मैदानी रूप में नजर नहीं आता। देखिए, आजकल आम सभाओं का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बड़े बड़े इसका क्या कारण है? जो आप नुक्कड़ समाएं पहले होती थी, फलाना नेता आएगा, तो उसका कारण नहीं, उसका कारण स्थानीय स्तर पर नेताओं की कमी हो जाना या उनका प्रभावहीन हो जाना है। पहले हर शहर में, हर क्षेत्र में, हर अंचल में, जिले में कुछ ना कुछ ऐसे नेता कद्दावर होते थे जिनका की जनता में, जिनको की नुक्कड़ समाएं होती थी, हाँ, जिनको जन नेता कहते थे, जो खड़े होते थे, तो उनके खड़े होने से 150 का हुजूम उनके साथ खड़ा होता था, चलता था। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों की राजनीति टोटली अब जो है वो केंद्रीकृत होती जा रही है, वो अपने राष्ट्रीय नेताओं पर निर्भर करते हैं। हाँ, पहले भी जो मैं देखता रहा छोटे में, पहले कांग्रेस का जब बोलबाला था तब भी उस नेशनल मैंने केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव था, लेकिन स्थानीय स्तर के नेता भाजपा में भी थे उस समय, कांग्रेस में भी थे, ये जो नुक्कड़ समाएं करते थे। जो मैं आपसे नाम लेना उचित नहीं है मेरा, लेकिन बहुत नेता मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि ये एक भारतीय राजनीति का एक मुझे लगता है कि विडंबना है कि हमारे यहाँ जो
स्थानीय स्तर का नेतृत्व था, जी। और जो जनता से जुड़े नेता थे, जी। वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं और राजनीति पूरी तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनी में जी। परिवर्तित हो रही है। जो कंपनी का सीईओ है, मतलब जो रिलायंस है, तो रिलायंस का नाम दीजिए तो केवल मुकेश अंबानी का नाम आता है। जी। वैसे एक राजनीतिक दल का नाम लो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या जेडीयू, तो एक या दो नेताओं का नाम आता है और वो उन्हीं से उसकी पहचान है। जी। तो ये जो है एक निश्चित रूप से एक चिंता का विषय भी है। मैंने ये लोकतंत्र के लिए काफी चिंता हाँ, है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कि आप छात्र राजनीति जो बंद हुई उसका प्रभाव देखा। हाँ, उसका भी प्रभाव है। छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए, जी जी वही। तो उससे एक जो पौध आती थी, हालांकि हर राजनीतिक दल ने अपने छात्र संगठन भी बना रखे हैं, नहीं, लेकिन पर जो छात्र चुनाव लड़के आता था, हाँ। तो उसको लोगों के बीच में जाने का एक अनुभव होता था, लोगों से वोट मांगने का अनुभव होता था, अपने विचार रखने का अनुभव होता था। एक लड़के आता था, संघर्ष करके वो नेता बनता था, तो निश्चित रूप से उसका जो एक जिसको कहते हैं ग्रूमिंग होती थी, वो ज्यादा अच्छी होती थी। जैसे एक बच्चा है वो केजी से पढ़ के आता है, धीरे धीरे आता है। एक बच्चों को आप सीधे प्राइवेट परीक्षा में बैठा दो तो वो जो स्कूल या कॉलेज के एटमॉस्फेयर से वो वंचित रहता है, वो कहीं ना कहीं उसको जीवन में कमी के रूप में देखने मिलता है। तो इस लोकसभा चुनाव में जो आपने को अपनी नजर से देखा, उसमें पहला ये मान है कि नीरज चुनाव के पीछे छात्र संघ चुनाव भी है। हाँ, वो भी एक कारण, नेतृत्व, वो भी एक कारण है। नेता जो स्थानीय स्तर पे भीड़ वाले नेता नहीं बचे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के नेता कि हम इस पार्टी से लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, इससे लड़ेंगे तो खुद की पकड़ नहीं। कांग्रेस के भी समय में हम देखते थे कई नेता ऐसे थे जिसमें बाबूराव परांजपे वगैरह के भी नाम है, वो चुनाव जीतते थे कांग्रेस के दौर काल में भी। हाँ, तो वो स्थिति अब नहीं है। देखो इसलिए नहीं, दोनों कारण हो गए। एक तो क्या है कि अब जो राजनीतिक दलों में जो टिकट वितरण का जो तरीका है, उसमें किसी व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि अगर हम मैदानी काम कर रहे हैं तो आपको टिकट मिल जाएगी। जी जी। टिकट जो है वो हाईकमान देता है, अपने सर्वे के हिसाब से देता है, तो उसके कारण से लोगों में एक अनिश्चितता की भावना भी आ गई। दूसरा ये कि विधानसभा चुनाव होने का एक बहुत बड़ा तबका, जिसको अगर आप मुझे 5 साल तो हमें कुछ मिलना नहीं है, नगर निगम के चुनाव भी हो चुके हैं, लोकसभा का एक सदस्य है, तो ये जीते हारे ये इसकी किस्मत है। अभी विधानसभा के जो सदस्य जीत करके आए हैं, उनको लग रहा है ठीक है, जीत तो जाएगा ही, हार तो जाएगा ही। लेकिन अब एक चीज और है, हाँ आपने अच्छी विधानसभा की बात की, तो विधानसभा चुनाव में जो 8 विधानसभा क्षेत्रों की लीड थी, तो उस लीड में यदि कम बढ़ होता तो उसको क्या मानेंगे आप? नहीं, देखिए वो हर चुनाव का अलग फैक्टर अच्छा है। जी। आज मान लीजिए दिनेश यादव या आशीष दुबे लड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वोट तो उनके व्यक्तिगत नाम से, प्रभाव से, संपर्कों से मिलेंगे। भाई मतदाता एक उसको तुलना तो करता ही है कहीं ना कहीं। कुछ जातिगत फैक्टर होते हैं, छोटे चुनाव बड़े चुनाव के हिसाब से। फिर एक राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी कह रही थी आप मोदी की गारंटी पे वोट कर दो, ये कह रहा था परिवर्तन के नाम पे वोट कर दो। अब दिनेश यादव और आशीष दुबे अपनी पर्सनैलिटी को मतदाताओं के बीच में कितना फोकस कर पाएंगे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। विधानसभा चुनाव में छोटा चुनाव होता है, तो वहां जो है अब नगर निगम चुनाव और छोटा होता है। लेकिन जो पिछला विधानसभा का चुनाव मैंने देखा, उसमें ये लगा कि जिस तरीके परिणाम आए थे उसमें सीधे देख रहा था कि भाजपा को वोट दी लोगों ने, तो वो जो वोट मिली थी विधानसभा की, वो वोट लोकसभा में भी आना चाहिए। नहीं, देखिए दो बातें हैं। अब इसको उल्टा ट्रेंड करिए। 2019 के चुनाव में जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें हार गई थी, जी जी, और लोकसभा चुनाव में 4.5 लाख वोट से जीत गई। तो इसको कैसे देखेंगे? नहीं, इसको कैसे देखिए, मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो बहुत मौन रहता है, जो चीजों का अध्ययन करता है, उसकी अपनी समस्याएं, उसके अपने आकलन है, उस हिसाब से वो उस दिन वोट कर देता है। उसको लग रहा है ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं, तो हो सकता है उसको लगे कि नहीं साहब ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव में वो जब वोट करता है तो उसको यहाँ के मुद्दे पसंद आते हैं। नगर निगम चुनाव में देखिए, कांग्रेस का महापौर जीता, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत था, ग्राउंड लेवल पे तो पार्षद उनने जिता लिए। पर महापौर के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी का व्यक्तित्व जो था वो भारतीय जनता पार्टी में भारी पड़ गया। तो अपने जो महापौर बीजेपी में आया उसका भी फायदा बीजेपी को मिलेगा? फायदा तो मिलता है, 1 से 1 2 और 1 से 11 दोनों होते हैं, तो राजनीति का नियम है। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि जो आईपीएल है, इसी तरह से चुनाव भी आईपीएल है, इसको इंडियन पॉलिटिकल लीग कहिए। जो खिलाड़ी जिस अच्छा खेलता है उसको निजामी में एक टीम खरीद लेती है, तो हर नेताओं के साथ भी ये है। हाँ, जो आईपीएल हो गई, आईपीएल है कि भाई ठीक है, ये खिलाड़ी जो इसको निजामी में हम ले लेंगे, नीलामी भी होने लगी। हाँ, नीलामी है एक तरह की भाई। अच्छा, दूसरा ये बात भी मान के चलना चाहिए, वो कहने में कोई संकोच नहीं है क्या, वो राजनीति का विचारधारा से धीरे धीरे संपर्क घट रहा है। ये पूरी तरह से व्यापार है। मैं एक कैरियर बना के राजनीति में आया हूँ कि मुझे 10 साल में 5 साल में ये हासिल करना है, या मैंने जो हासिल कर लिया मैं अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, आगे के लिए कुछ पुख्ता व्यवस्था कर रहा हूँ। पावर पॉलिटिक्स व्यापार के साथ जुड़ गई। हाँ, पावर व्यापार के साथ जुड़ गया, अन्यथा आदमी राजनीति में इतनी मेहनत क्यों करेगा? जी जी भाई, वो जो चप्पल घिसने वाले लोग थे, जो खादी पहनने वाले लोग थे, जो गाँव में जिसको कहते चने खा के काम करते थे, तो आदमी कह रहा हम चने खा के क्यों काम करें? जी, आप तो 50 लाख की गाड़ी में घूमते हो। या तो मतलब आपकी बात से लगा कि ये जो लोकसभा का चुनाव होगा, इसके जो परिणाम आएंगे वो काफी चौंकाने वाले रहेंगे नीरज चुनाव के बाद भी।
देखिए दोनों बातें जो मैंने आपसे कहा, नीरज चुनाव में कई बार ये अध्यक्ष जो है, अगर मानिए विपक्ष जो है, विपक्ष उतना आक्रामक होकर अपने मुद्दों से जनता को प्रभावित या आकर्षित नहीं कर पा रहा, तो फिर नीचे धीरे धीरे मतदाता जो कहता है विकल्पहीनता की स्थिति, चलिए सत्ता पक्ष को दोबारा मौका दे दिया जाए। और यदि सत्ता पक्ष के विरोध में बहुत नाराजगी है और लोग उस नाराजगी को व्यक्त करने से मुखर नहीं हो पा रहे, तो वो अपना मत के रूप में व्यक्त कर देंगे। पर सवाल ये होता है, जनता पार्टी जब 1977 में चुनाव हुए थे आपातकाल के बाद, तब उस समय समझ में नहीं आ रहा था लोगों का गुस्सा, पर जब लोगों ने मतदान किया तो इंदिरा गांधी जैसी कद्दावर नेता को उन्होंने सत्ता से हटा दिया, वो तो हार गई। इसी तरह 2004 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत, या भारतीय जनता पार्टी शाइनिंग इंडिया में बहुत ही, इतनी सड़कें बनवा दी, एटम बम फोड़ दिया है, कारगिल की लड़ाई जीत दी है, लेकिन जनता ने उनको उनके हाथ से बहुमत छीन लिया। थोड़ा सा यहाँ फर्क ये आ रहा है कि नरेंद्र मोदी इस मामले में काफी होशियार राजनीतिक नेता है, और वो इस बात को बहुत अच्छे से, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि जब आपको 400 पार जीतने का पूरी तरह से आप भरोसेमंद हैं, तो ये क्यों इतने दौरे कर रहे हो भाई, इतने नेताओं को क्यों तोड़ रहे हैं। तो उनका कहना ये है कि साहब सवाल ये है कि हमने कुछ भी कर दिया हो, लेकिन परीक्षा तक हमें पढ़ते रहना है हमें साथ। तो उनका 2004 की गलती को दोहराने से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी सर्वस्व सौंपने के लिए तैयार है कि किसी भी कीमत पे, किसी भी तरह से हमें ये मैच जीतना है। तो जब भाजपा इतनी उत्साहित है, तो इनको चुनाव में आक्रामकता क्यों नहीं देख रही बीजेपी की स्थानीय स्तर पर? अब वो या तो ये हो सकता है कि भाई उनका जो नेटवर्क है वो अंदरूनी अपना काम कर रहे हैं, और उनकी रणनीति भी हो सकती है, दोनों बातें। भाई कांग्रेस की तो मजबूरी ये है कि कांग्रेस को तो भाई 10 साल से सत्ता से बाहर है, विधानसभा चुनाव भी हार गए, तो वो या तो अपना संगठन नहीं सहेज पा रहे, और या फिर वो अपना संदेश या अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे। और दूसरा एक बात और भी है कि कांग्रेस के सामने जो एक कमजोरी सामने आ रही है कि कांग्रेस ना तो नीति देश के सामने दे पा रही है, ना नेता दे पा रही है। दूसरा यह है कि एक गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बना, लोगों को आज से 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी भी काफी डरी हुई थी कि इंडिया गठबंधन बन गया, वोटों का बंटवारा रुक जाएगा, प्रत्याशी एक पे एक लड़ेंगे तो हमारे हारने का खतरा है, क्योंकि उनका कहना था कि भाई 39% वोट पर नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई। तो राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि साहब 61% 62% वोट तो भाजपा के विरुद्ध है। लेकिन कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र अलग जारी किया, लालू प्रसाद यादव की पार्टी अलग घोषणा पत्र, आप एक साझा घोषणा पत्र भी यदि जारी नहीं कर पा रहे, तो जनता के बीच में मतदाता को ये संदेश नहीं दे पा रहे कि आपका प्रधानमंत्री कौन है, आपकी नीति कौन है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी, दूसरा जो गठबंधन बना उसकी सबसे बड़ी भागीदार या दावेदार है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो देश में एक बड़ी वैकल्पिक राजनीति का वही स्रोत है कि अगर भाजपा हटेगी तो कांग्रेस आएगी, ये लोगों के दिमाग में होना चाहिए था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में, ये 4 बड़े राज्य हैं, इनमें कांग्रेस जो है वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ चल रही है, उनकी मर्जी, उनकी दया पे है। सिर्फ एक महाराष्ट्र ऐसा है जहां चार जो गठबंधन है इनका महागठबंधन, उसमें कांग्रेस का थोड़ा सा अपर हैंड है, बाकी जगह आपकी डायरेक्ट फाइट है बीजेपी से। पर इतने बड़े राज्यों में 80, 40, 120 के लिए 200 सीटों पे कांग्रेस के पास मुश्किल से 50 सीटें उनके सहयोगी ने लड़ने दी है। तो लोगों के दिमाग में ये बात है कि उत्तर प्रदेश में आप कुल 17 सीट लड़ रहे हो, तो अपन स्थानीय स्तर तक सीमित रहना चाह रहे थे। स्थानीय स्तर पर नीरज चुनाव को लेकर तो स्थानीय स्तर की मैंने आपने बताया ना कि मुद्दे क्या है, 2 बातें। विपक्ष के रूप में कांग्रेस की विफलता है, आज अगर वो स्थानीय रूप में वो यही नहीं बता पा रही कि आपने क्या नहीं किया, या तो ये माने मतदाता पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, भाजपा के सांसद ने या भाजपा की सरकार ने पिछले 15-20 सालों में जो किया है हम उससे संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों में नाराजगी नहीं है, कि युवाओं में नहीं है, कि व्यापारियों में नहीं है। व्यापारी जीएसटी से परेशान है, जो टैक्स स्ट्रक्चर उससे परेशान है, सरकारी नौकरशाही की छापों से परेशान है, छात्रों के सामने समस्या आ रही है, युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या है, नौकरी मिल नहीं रही है, यहाँ से लोगों का पलायन हो रहा है, बुजुर्गों के सामने या पुराने रिटायर्ड लोगों के सामने पेंशन की समस्या है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हवाई अड्डा है तो फ्लाइट नहीं है, ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं आई, लेकिन ये मुद्दा कौन उठाएगा? तो जब जनता को भी ये लगता है कि विपक्ष ये मुद्दे उठा ही नहीं रहा है, तो उनको लगता है ठीक है हमें तो एक वोट देना है, पक्ष विपक्ष में हम अपने हिसाब से जाके दे आएंगे। इनसे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र वाजपेयी जी, आपने लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सार्थक चर्चा की, आप हमसे जुड़े रहिए। देखिए अगली बार फिर हम लोकसभा चुनाव की मतगणना के समय आपसे मिलेंगे, तब भी रविंद्र वाजपेयी जी हमारे साथ रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।